नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण आज ही मैं स्लाइड में बना पाया हूं, है ना। बीएचयू में कुछ लोगों की डिमांड थी कि एग्रीकल्चरल मशीनरी, फार्म पावर और उससे रिलेटेड बहुत सारे टिलेज इम्प्लीमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का तो कुछ नहीं, बच्चे बस सिर्फ नाम देखकर घबरा जाते हैं। तो आज आप लोगों को सिर्फ टिलेज इम्प्लीमेंट्स, उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट और उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनके नाम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साल भर हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। बस इस वीडियो को देखना है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फार्म पावर इन इंडिया, है ना। तो फार्म पावर की बात करें तो जितने भी एग्रीकल्चरल वर्क्स है या जितने भी कृषि कार्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को शक्ति की, श्रम की, बल की आवश्यकता पड़ती है और उसी को कहते हैं हम फार्म पावर, है ना। फार्म पावर का मतलब क्या? फार्म पर उपयोग होने वाली शक्ति, है ना। तो फार्म पावर के वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं, एक एक करके उन सब स्रोतों की हम बात करेंगे, है ना। पूरी स्लाइड अगर इंग्लिश में भी है तो मैं हिंदी में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों मीडियम वालों के लिए बराबर उपयोगी है। चलिए देखते हैं सोर्सेस ऑफ फार्म पावर, है ना, कि फार्म में शक्ति या पावर जो चाहिए होती है विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए, आती कहाँ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली लिखी हुई ह्यूमन पावर, है ना, यानी कि मानव शक्ति। तो हम सब जानते हैं कि किसान जो है वो बहुत सारे काम हैं उनको अंजाम देता है खेत, और उसी को हम कहेंगे ह्यूमन पावर। जो मजदूर हुए, किसान हुए, है ना, तो मानव श्रम जो है वो कहलाता है ह्यूमन पावर। एनिमल पावर, तो जो भी हमारे ड्राफ्ट एनिमल्स हैं या जो भी हमारे, है ना, भारवाहक पशु है या दूसरे कृषि कार्यों में जो मदद करते हैं, वो सब आ जाते हैं हमारे एनिमल पावर। मैकेनिकल पावर, इसमें आता है ट्रैक्टर, पावर टिलर और जितने भी आपके इंजिन्स होते हैं वो सारे। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब होता है बिजली, है ना। तो बिजली से या इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी यंत्र आपके चलते हैं खेतों में, वो इलेक्ट्रिकल पावर। और लास्ट में आता है रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, है ना, जिसमें आपका बायोगैस आ जाता है, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की बात करें अगर हम, विंड एनर्जी यानी जो आपकी पवन ऊर्जा है ना, पवन चक्कियों के माध्यम से। तो आइए थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन पावर, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स फोटोग्राफ के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि पैडी की नर्सरी प्रिपेयर करने में ह्यूमन की नीड लग रही है। फिर नर्सरी को कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वो लोग कर रहे हैं, मतलब सारे जितने भी आपके पौधे हैं उनको एकत्रित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर पैडी ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग यानी कि उनकी रोपाई करने में, निंदाई गुड़ाई जिसको अंग्रेजी में वीडिंग कहते हैं, और विनोइंग यानी कि ओसाई। अब यहाँ पे एक एक चीज़ों को मैं बता देता हूँ, है ना। धान जो है वो दो तरह से लगाई जा सकती है, एक डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि सीधी बुआई के द्वारा, जिसमें खेत में धान के बीजों की बुआई कर दी जाती है ना। दूसरी होती है ट्रांसप्लांटेड राइस या रोपाई वाली धान, उनकी नर्सरी हम तैयार करेंगे। और नर्सरी तैयार करने में पहले आपको एक निश्चित स्थान में पौधों को तैयार करना पड़ता है। उन सारी डिटेल्स को आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे विनोइंग शब्द आया है ना, इसके लिए हिंदी में एक शब्द है ओसाई। तो जैसा कि फोटो में दिख रहा है आप लोगों को कि वायु की या पवन की सहायता से दाने और भूसे को अलग करना, टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी, है ना। तो जो वायु आपकी चलती है उसकी सहायता से अगर हम दाने को भूसे से अलग करते हैं तो इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में विनोइंग, और हिंदी में इसी को कहा जाता है ओसाई। और इसके लिए जो यंत्र प्रयोग होता है उसको कहते हैं विनोअर, है ना। हिंदी में भी विनोअर, अंग्रेजी में भी विनोअर। तो आप कभी भी ऐसा नाम देखें तो आपको ध्यान रखना है कि विनोइंग का कार्य यानी कि दाने और भूसे को हवा करना, है ना, इसको हम उफनना भी कहते हैं। अगला एनिमल पावर, तो यहाँ देखो बैलों से आपका जो है पानी भरे खेत में हल चल रहा है। दूसरा, विदेशों में पुराने ज़माने में घोड़े से हल चलता था, है ना। जेथरो टूल ने एक बुक लिखी है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, उसमें इसी का जिक्र है, घोड़े से की जाने वाली खेती के बारे में।
बैल साथ ही साथ हल चलाने के साथ या ड्राफ्ट एनिमल्स के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पर्शियन व्हील है ना, ये एक प्रकार से हमारे रहट की तरह ही सिंचाई का यंत्र है या पानी निकालने का यंत्र है ना। तो यहाँ पे एक घोड़ा जो है इसके राउंड राउंड घूमता है, उसके घूमने से ये पहिया घूमता है और इसमें छोटी छोटी बाल्टियाँ जुड़ी होती है जो नीचे से पानी को ऊपर ला के छोड़ देती है। तो ये पर्शियन व्हील है। तीसरा हमारा होता है मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा या तो हम लोगों को इंजन से मिलेगी है ना। तो इंजन दो प्रकार के, एक 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन। तो इंजन के बारे में तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। मुख्य रूप से आपका जो पानी वाला जो इंजन होता है ना, जिससे पानी निकालने का काम किया जाता है, डीजल का प्रयोग जिसमें किया जाता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा की बात होगी। आगे चलते हैं। थ्रेशर मशीन जो है आपका है ना, तो ये थ्रेशर का एक सिंपल सा डायग्राम है ना, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहिए लगे हुए हैं। जिस स्थान पर हम भूसे को या दाने को या हम कहें फसल के अवशेषों को डालते हैं उसको हम कहते हैं हॉफर है ना। फिर एक जो बेलनाकार एक ड्रम लगा होता है जिसपे दांते लगे होते हैं ना, उसको ड्रम कहा जाता है। उसके नीचे जो जाली लगी होती है ना, वो ऐसी अवतल दर्पण की तरह होती है, इसको कहते हैं कॉनकेव। और ये जाली फसल के हिसाब से अलग अलग पाई जाती है। साथ ही साथ 2-3 अलग अलग प्रकार की जालियाँ और लगी रहती है जो दाने भूसे को अलग अलग करने का कार्य करती है। और एक हम कहेंगे एक विनोवर भी इसके अंदर फिट होता है ना, जिससे भूसा भूसा बाहर हो जाता है और दाने जो है नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा निकल जाते हैं। अब कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि थ्रेशर में है ना अनाज की अत्यधिक क्षति का कारण होता है ना, मैक्सिमम डैमेज जो है दानों का या मैकेनिकल डैमेज वो क्यों हो जाता है। तो उसके कई सारे कारण हैं। एक तो फसल में नमी की मात्रा आवश्यकता से कम है, यानी कि फसल को ज़्यादा सूखा लिया गया है तो आपके दाने डैमेज हो जाएंगे। या तो आपके ड्रम के घूमने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है तो तेज़ी से दाने जो है वो अंदर टकराते हैं और टूट जाते हैं। या तो फिर वो कॉनकेव और ड्रम के बीच की दूरी अगर कम होगी तो दोनों के बीच में आकर के दाने टूट जाते हैं। तो ऐसे 3 कारण की बात हमने की। आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स। तो ट्रैक्टर के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ट्रैक्टर क्या है? तो ट्रैक्टर एक ऐसा यंत्र है जो मुख्य रूप से कृषि कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है ना। बाद में इसका प्रयोग औद्योगिक जगत में भी किया जाता रहा है, परंतु आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न मैंने देखा था उसमें पूछा था कि ट्रैक्टर का मुख्य कार्य, तो आपको ध्यान रखना है ये कर्षण क्रियाओं एवं कृषि कार्यों के लिए तैयार किया गया एक यंत्र है जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हॉलेज का काम करता है। हॉलेज किसको कहेंगे हम? एक स्थान से बहुत सारा बल्क में मटेरियल दूसरे स्थान तक ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको कहते हैं हॉलेज। तो हॉलेज के लिए आपके डंपर्स बने हुए हैं है ना। ट्रैक्टर जो है वो कृषि कार्यों के लिए बना हुआ यंत्र। आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रैक्सिंग या ट्रैक्टर की डिज़ाइंस है। जैसे ये डोज़र ब्लेड लगा हुआ है आगे, जो आप जिसको सुपड़ी कहते हैं ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डोज़र ब्लेड। तो अगर डोज़र ब्लेड शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे मोटे समतलीकरण के लिए कार्य में आता है ना। इसका दूसरा नाम है स्क्रैपर है ना। 2 चीज़ें होती है, एक होता है स्क्रैपर और दूसरा होता है आपका हाइड्रोजर। तो जेसीबी के आगे जो सुपड़ी लगी रहती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजर, और ट्रैक्टर के पीछे जो हल्की फुल्की सुपड़ी लगी रहती है उसको कहते हैं स्क्रैपर है ना। तो यहाँ वही डोजर लगा हुआ है, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रैक्टर है, लगभग जेसीबी के आकार का ही है, और इसके आगे ब्लेड लगी है जो कहलाती है ड्रोजर है ना, या हाइड्रोजर। हाइड्रोलिक पावर से चलने वाला ड्रोजर हाइड्रोजर कहलाता है। ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 यंत्र, 2 नीचे और एक ऊपर, ये पावर टिलर है ना। पावर टिलर मुख्य रूप से कम ईंधन खपत के लिए बनाए गए 2 पहियों वाले ट्रैक्टर है, जिसमें चलाने वाला व्यक्ति जो पैदल चलता है या तो इसमें एक सीट लगी होती है ना। मुख्य रूप से 2 पहिए होते हैं, एक छोटा सा पहिया सिर्फ एक आदमी को बिठाने जितना वजन झेलने जितना रहता है, बाकी मुख्य रूप से जो शुरुआती पावर टिलर बने थे है ना। अब इससे संबंधित तो 2 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला कि पावर टिलर का जो निर्माण कार्य या आविष्कार हुआ वो हुआ था यूएसए में है ना, पर भारत में पावर टिलर का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए जापान ने सहायता प्रदान की थी। तो ये दोनों ही
बिल्कुल अलग अलग प्रश्न हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है ना। पावर टिलर आविष्कार यूएसए में हुआ, भारत में उत्पादन जापान की मदद से शुरू हुआ। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से हम सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा से, है ना, मैग्नेट की सहायता से बहुत आसानी से कॉपर वायर और कॉइलिंग के द्वारा एक पुली को घुमाया जा सकता है और ये विभिन्न जगह पर अलग अलग कार्य करती है। जैसे अगर इससे हम एक एम्पुलर नाम का यंत्र जोड़ दें, है ना, तो ये पानी की मोटर बन जाती है। अगर इसमें बेल्ट और पुली लगा दें तो ये थ्रेशर खींचने का काम करती है। और भी अलग अलग जगह पे हम मोटर्स का प्रयोग देखते हैं, है ना। आगे चलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल मोटर जिसको हम कहते हैं पंप। अब जो जनरली जो पंप यूज में आता है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, है ना, भारी चीज़ों को बाहर फेंकता है तो नीचे वाले पाइप में सक्शन यानी कि चूषण दाब पैदा होता है, जो नीचे का पानी और ऊपर भी, है ना। कभी कभी सक्शन पंप में हवा आ जाने के कारण पंप से पानी निकलना बंद हो जाता है। तो आप याद रखना, ये भी एक प्रश्न का उत्तर है, पंप से पानी निकलना बंद हो जाता है। क्यों? सक्शन, है ना, पाइप में हवा आ जाने के कारण। हम जानते हैं कि इसमें जो एक पाइप है जो नीचे की ओर लगा रहता है और एक जो डिलीवरी पाइप है वो ऊपर की ओर लगा रहता है। तो जो नीचे वाला पाइप है उसके अंत में एक फुट वाल्व लगा रहता है ना, फुट वाल्व, जिसको साधारण भाषा में लोग फुटबॉल कहते हैं। तो ये फुट वाल्व ऐसा होता है कि केवल इसमें इधर से नीचे से ऊपर पानी जाता है, पर जैसे ही पानी ऊपर से नीचे आने की कोशिश करता है वो ढक्कन बंद हो जाता है ना। तो एक इस प्रकार का गोलाकार रहता है, उसके ऊपर एक रबर की एक प्लेट नुमा संरचना होती है जो केवल सिंगल डायरेक्शन में चलती है ना। तो ये मोटर पंप की बात कर ली हमने। साथ ही साथ एक होता है चाफ कटर, ये चारा काटने वाली मशीन है जो मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसे तनों को काट काट के छोटा कर, बहुत सारी मूवीज़ में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा, है ना, पर उसका अच्छा उपयोग नहीं किया उन लोगों ने। ये मोटर के साथ चाफ कटर बना दिया गया क्योंकि इसको घुमाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और ज़्यादा मात्रा में अगर आपको, है ना, चारा काटना हो तो फिर मोटर वाला चाफ कटर। आगे चलते हैं, पांचवा है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स ये लगे हुए हैं, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ये जो सोलर पैनल है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब अगला रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है विंड यानी कि पवन। देखो दो चीज़ें आप पढ़ते होंगे हिंदी में, वायु और पवन, है ना। तो वायु यानी कि एयर, वह एक जगह स्थिर हो सकती है, परंतु पवन का मतलब होता है गतिशील हवाएं, है ना। वायु या हवा जब गतिशील हो जाती है तो वो पवन अंग्रेजी में विंड कहलाता है और इसीलिए इनको हम कहते हैं विंड मिल्स। अब इनका प्रयोग पुराने ज़माने में आटा पीसने के लिए या चक्की के चलाने के लिए किया जाता था, पर वर्तमान में जो है बहुत सारे देशों में ये, है ना, 60% तक बिजली का उत्पादन करती है। जैसे विकसित देश है ना आपके, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा की गति भी ज़्यादा। भारत में भी अभी डेनमार्क की सहायता से बहुत सारे विंड मिल्स लगाए गए हैं। आगे चलते हैं, ये भी एक और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है बायोगैस, है ना। एक प्रश्न आता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है ना। तो इसमें पाया जाता है मीथेन यानी कि CH4, जैसे मार्श गैस या स्वैम्प गैस भी कहते हैं। अब ये बायोगैस संयंत्र का एक छोटा सा लीनियर डायग्राम है ना। इस जो बीच वाले इलाके इसको कहते हैं डाइजेस्टर, इसको कहते हैं इनलेट, जहाँ से गोबर हम पानी के साथ घोल के अंदर डालते हैं, है ना, और जहाँ बाहर निकलता है वो आउटलेट है। और ये जो ऐसा वाला पोर्शन है ये कहलाता है डोम, जिसमें गैस एकत्रित होती है। इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, है ना, प्रकाश करने के लिए और भोजन पकाने के लिए। आगे चलते हैं, हीट इंजन। हीट इंजन का मतलब ऐसे इंजन जो किसी ईंधन को जला करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, हीट इंजन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हीट इंजन इज ए मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट डेवलप्ड बाय द बर्निंग फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क। इसका सीधा सीधा वही तात्पर्य जो मैंने अभी आपसे कहा है कि ये किसी ईंधन को जला करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है वो
दिए जाते हैं और इनमें से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए तो फिर आप मेरिट लिस्ट में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना, जहां ईंधन जलेगा उस आधार पर यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, है ना। एक होता है आईसी इंजन और एक होता है ईसी इंजन। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पर खुले में ईंधन का दहन होता है जैसे बॉयलर्स, जबकि अगर बंद चेंबर में ईंधन का दहन होगा तो ये कहलाएगा इंटरनल कंबशन इंजन या आईसी इंजन, अंतर दहन इंजन, है ना, या अंतः दहन इंजन, जिसमें किसी बंद क्षेत्र में जैसे आपके जितने भी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ये सारे इंजन जो है ना वो आईसी इंजन है। दूसरा फ्यूल के बेस पे या हम कहें कि ईंधन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जो डीजल से चलेंगे वो डीजल इंजन, जो पेट्रोल से चलेंगे वो पेट्रोल इंजन, जो गैस से चलेंगे वो गैस इंजन। जैसे सीएनजी, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है ना। तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कई लोगों को पता होगा। अगला क्लासिफिकेशन है इसका बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, है ना, ईंधन किस प्रकार से जलता है उस आधार पर इस इंजन को एक स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन में बांटा गया है। ये दोनों लाइनें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जितने भी आपके पेट्रोल इंजन है उसमें एक स्पार्क प्लग नाम की डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल करंट से एक चिंगारी छोड़ती है और जिससे उस चैम्बर के अंदर पेट्रोल जलता है। जबकि जितने भी डीजल इंजन होते हैं, है ना, उनमें कंप्रेशन इग्निशन होता है। डीजल क्या है, उसकी आदत है कि अगर वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डीजल जलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि एक बंद नली में अगर हम डीजल भर के उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दबाव डालेंगे तो उसमें विस्फोट हो जाता है। और इसी सिद्धांत का जो है पालन करता है डीजल इंजन, है ना, उसमें एक डीजल इंजेक्टर लगा रहता है, जबकि स्पार्क इंजन या पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर है तो यह मुख्य अंतर है कि पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर लगा रहता है। अब कार्बोरेटर के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे बाद में कर लूँगा, है ना। डीजल इंजन में डीजल इंजेक्टर लगा रहता है ना। कार्बोरेटर क्या करता है कि वह पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण बनाता है ना। जिस मिश्रण में पेट्रोल ज़्यादा हवा कम होती है उसको कहते हैं रिच मिक्सचर, और जिस हम कहें जिस मिश्रण में हवा ज़्यादा और पेट्रोल कम होता है उसको कहते हैं लीन मिक्सचर, है ना। तो रिच मिक्सचर जो है वह कम माइलेज देता है जबकि लीन मिक्सचर जो है वो ज़्यादा माइलेज देता है। तो कार्बोरेटर एक प्रकार की एक कटोरी नुमा संरचना है जिसमें दो स्पंजाकार, है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, और जब एयर फिल्टर से हवा खींचता है इंजन तो पेट्रोल और फ्यूल का मिक्सचर या हम कहें कि वाष्पीकृत रूप में पेट्रोल इंजन में पहुंचता है। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है कि पहले खाली हवा एयर क्लीनर के द्वारा इंजन तक पहुंचती है, फिर वो पिस्टन उसको दबाता है, कंप्रेस करता है, और आखिरी में जैसे ही डीजल इंजेक्टर उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में डीजल छोड़ता है उसमें आग लग जाती है। तो दोनों में बहुत सारा अंतर है जो बाद में हम कभी देखेंगे। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है। इसमें इंजन को दो भागों में बांटा, पहला 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा 2 स्ट्रोक इंजन, है ना। पुराने ज़माने में जैसे ऑटो रिक्शा का या जो स्कूटर का इंजन होता था वो 2 स्ट्रोक इंजन होता था, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि वो जहाँ से भी ईंधन छोड़ता है वहाँ पे या गैस या धुआं छोड़ता है एग्जॉस्ट वाल्व से, वहाँ पे थोड़ा सा ईंधन अध जला चिपका हुआ रहता। उसमें क्या होता था कि केवल 2 स्ट्रोक होते थे, है ना, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं। 4 स्ट्रोक कैसे होते हैं कि एक होता है इंजन सिलेंडर, जैसे कि यहाँ पे 4 सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो ये जो बाकी की जगह बची हुई है ना, इस जगह में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो पहले इनलेट वाल्व खुल जाता है और जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो इस चैम्बर में आ जाता है ना। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इसको कहते हैं सक्शन या चूषण, खींचना। फिर दूसरा होगा हमारा
कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा कि ये जो पिस्टन है ये नीचे से वापस ऊपर आएगा और उस मिश्रण को, जो गैस और फ्यूल का जो मिश्रण था, उस मिश्रण को दबाएगा, है ना। इस स्थिति में दोनों ही वाल्व बंद रहेंगे, एक इनलेट वाल्व जिससे ईंधन के अंदर डीजल या पेट्रोल जो है वो अंदर आता है, और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व जिससे जला हुआ मटेरियल बाहर निकलता है। तो पहला होता है सक्शन। सक्शन में पहला वाल्व खुला रहता है जिसको हम कहते हैं इनलेट वाल्व, पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, पेट्रोल या ईंधन और हवा का मिश्रण अंदर आता है। फिर होता है कंप्रेशन जिसमें पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, दोनों ही वाल्व जो है ना, ये वाला वाल्व इस अवस्था में खुला रहता है और ये वाला बंद रहता है। कंप्रेशन की अवस्था में दोनों ही वाल्व बंद रहते हैं और मिश्रण को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है ना, दबाव बढ़ाया। तीसरा होता है हमारा कंबशन। कंबशन में क्या है, स्पार्क प्लग से छोटी सी चिंगारी पैदा की जाती है जिससे वह ईंधन और हवा का मिश्रण जलना प्रारंभ कर देता है। एक छोटा सा विस्फोट होता है जिसके फलस्वरूप ये पिस्टन ऑटोमेटिकली नीचे की ओर गति करता है ना। और चौथा होता है एग्जॉस्ट। इतना जोर का धक्का लगता है कि पिस्टन इस क्रैंकशाफ्ट को घुमा के और फिर ऊपर की तरफ आ जाता है, और इस अवस्था में यह वाल्व खुल जाता है ना, जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व, और इनलेट वाल्व बंद रहता है जिससे जो धुआं है वो बाहर निकल जाता है। तो 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से यह आईसी इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन जो है हमारा काम करता है। चारों का नाम है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये 4 प्रक्रिया होने के कारण इसको हम कहते हैं 4 स्ट्रोक, जबकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है ना। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं हम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिस्टन है। आपकी मोटरसाइकिल कभी खुली हो तो आपको समझ में आएगा, आपने कभी देखा होगा। ऊपर से ठोस होता है और नीचे से खोखला होता है ना। यहाँ पे जो पिन लगी रहती है उसको हम कहते हैं गजन पिन, जबकि ये होती है कनेक्टिंग शाफ्ट, और ये जुड़ी होती है एक क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, तो ऐसी मुड़ी हुई एक डिवाइस होती है। आपने मशीनों में देखा होगा, जो पैर से चलने वाली मशीन थी ना, हम पैर से उस मशीन के पैरदान को ऊपर नीचे करते हैं, परंतु पहिया गोल गोल घूमता है। तो गोल गोल घुमाने के लिए जो जिम्मेदार है वो कहलाता है क्रैंक शाफ्ट, है ना, जो सभी प्रकार के जितने भी आपके वाहन हैं सब में लगी रहती है ना। तो पिस्टन तो आपका लीनियर मोशन करता है ना, रेखीय गति ऊपर नीचे करता है, परंतु क्रैंक शाफ्ट जो है वो घूमती रहती है। तो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने वाले, है ना, जो युक्ति है, जो डिवाइस है, उसको हम कहेंगे क्रैंक शाफ्ट। तो ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है ना। तो इनके बारे में डिटेल में और कभी पढ़ेंगे। ये होता है आपका 2 स्ट्रोक इंजन। इसमें 2 काम एक साथ होते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले आपका एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक जिसमें सारा मटेरियल ऊपर जाता है, दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक, है ना। तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा कि जैसे सबसे पहले कहीं ना कहीं से हमको कहानी शुरू करना पड़ेगी। तो जैसे ही हम किक मारते हैं, वो जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आता है तो इनलेट वाल्व, या हम कहें कि ये जैकेट लगा रहता है, यहाँ से फ्यूल अंदर आ जाता है ना। तो ये हो गया इनलेट। पर जब इसको ऐसे ज़ोर से ऊपर किया जाता है और जब चिंगारी होती है तो फिर धमाका होता है, और धमाके साथ इधर आधा एग्जॉस्ट हो जाता है और आधा पावर जो है इधर कंज्यूम हो जाता है। तो इसमें 2 ही काम होते हैं। जब अंदर आता है तो पहले दोनों, एक वाल्व खुला रहता है, ये वाला इनलेट वाला, और पूरा का पूरा मिक्सचर अंदर आ जाता है ना। फिर जैसे ही ऊपर जाता है डायरेक्ट धमाका हो जाता है, तो एग्जॉस्ट भी उस धमाके के साथ ही हो जाता है ना। तो पावर और एग्जॉस्ट इसमें एक साथ होते हैं, और सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होते हैं। तो इसलिए इसको 2 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। आगे चलते हैं। डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन इंजन आर एज फॉलोस, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो हम कहें कि इसमें कार्य होते हैं इंजन में। पहला होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, यानी कि ईंधन पहुंचाने वाला तरकीब या युक्ति, है ना। दूसरा होता है लुब्रिकेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं स्नेहन, है ना। और जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्नेहक। यह विभिन्न प्रकार के गियरों को या इंजन के विभिन्न भागों को घिसने से बचाता है ना। तो बहुत सारे लुब्रिकेंट्स के बारे में आप जानते हैं, जैसे ऑयल, ग्रीस और भी अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है।
तीसरा होता है इग्निशन सिस्टम, है ना। तो ये अभी इग्निशन सिस्टम या दहन युक्ति की हमने बात की। इसमें क्या होगा, या तो स्पार्क प्लग रहेगा अगर पेट्रोल इंजन हुआ तो, अगर डीजल इंजन हुआ तो फिर वो दबने से ही, बहुत ज़्यादा दबाव के कारण ही उसमें आग लग जाती है। फिर होता है कूलिंग सिस्टम। तो चूँकि इंजन जो है वह विस्फोटों के माध्यम से चलते हैं, है ना, छोटे छोटे विस्फोट होते हैं, तो इनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका ठंडा करने की जो युक्ति है वो हमारी कहलाएगी कूलिंग सिस्टम। और गवर्नर का मतलब है जो आपका गियर बॉक्स है, जो उस ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, वो वाला सिस्टम। तो सप्लाई सिस्टम के कुछ कंपोनेंट या देख लेते हैं। एक होता है फ्यूल टैंक, एक होता है सेडिमेंट बॉल, फ्यूल लिफ्ट पंप, कार्बोरेटर और फ्यूल पाइप्स। तो इनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, है ना। कार्बोरेटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोरेटर क्या काम करता है, जो फ्यूल या ईंधन होता है आपका, ईंधन और हवा का मिश्रण बनाने का काम करता है ना। जब भी आप पेपर में ऐड देखते होंगे कार के, तो उसमें लिखा रहता है कि कितने अनुपात कितने का ये कंप्रेशन करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कितने अनुपात कितने हैं, है ना। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ईंधन और हवा का मिश्रण बनाने का कार्य कौन करता है, कार्बोरेटर, जो केवल पेट्रोल इंजन्स में पाया जाता है। आगे चलते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में क्या क्या रहेगा, फ्यूल टैंक रहेगा, है ना, फ्यूल लिफ्ट पंप रहेगा जो डीजल को टैंक से इंजन तक पहुंचाता है, फ्यूल फिल्टर रहेगा, है ना, जो उसको उससे अवांछित कचरा अलग कर लेगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप, है ना। तो ये जो डीजल इंजेक्टर या फ्यूल इंजेक्टर है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको चलाने के लिए एक पंप रहेगा और आखिरी में एक नोजल नुमा संरचना रहेगी जो कंप्रेस होने के बाद, है ना, पिस्टन के ऊपर आ जाने के बाद जब वो एयर कंप्रेस हो जाएगी तो धीरे से थोड़ी सी मात्रा में डीजल की फुहार डालेगा और जैसे ही ये इंजेक्ट करेगा वैसे ही उसमें धमाका हो जाएगा। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या काम करता है, तो यह केवल फ्यूल इंजेक्ट करता है ना, इंजेक्शन जैसा होता है जो थोड़ी सी फुहार छोड़ता है। जबकि कार्बोरेटर क्या करता है, हवा और ईंधन का मिश्रण बनाता है। आगे चलते हैं। तो ये जो डीजल इंजेक्टर है ये केवल डीजल इंजन में पाया जाएगा, कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन। ये बात हमेशा के लिए याद रख लेना, है ना। आगे चलते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि चिकनाई प्रदान करने के लिए या स्नेहन के लिए, है ना, विभिन्न भागों को घिसने से बचाने के लिए जो है लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाता है या स्नेहक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला काम तो क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं, है ना। कभी पूछे आपसे कि घर्षण को कम करने के लिए इंजन में कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी में लुब्रिकेशन और हिंदी में स्नेहक पदार्थ। दूसरा, जब घिसेंगे नहीं तो ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होगी, इसलिए कूलिंग इफेक्ट। तीसरा, सीलिंग इफेक्ट, है ना। कहीं भी अगर लुब्रिकेशन लगा है तो वो हवा को पास नहीं होना देता अगर वो बंद जैकेट के अंदर है ना, तो यह हवा रोधी या वायु रोधी की तरह भी प्रयोग करता है। और क्लीनिंग इफेक्ट, है ना, जो कचरा कूड़ा होता है वो इनमें चिपक जाता है और यंत्रों को साफ रखता है। आगे चलते हैं। अब कूलिंग सिस्टम क्यों जरूरी है ना, पर्पस ऑफ कूलिंग। तो आप सब जानते हैं कि जब इंजन आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो उसका पिस्टन जो फैल जाता है और वो अंदर जो चैम्बर होता है उसमें चिपक जाता है ना, और इसको कहते हैं इंजन का जाम होना, जो बहुत हानिकारक है। नया इंजन बनवाने में बहुत पैसे लगते हैं। तो टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तापमान को उपयुक्त बनाए रखने के लिए, जो एक्स्ट्रा हीट पैदा हो रही है उसको कम करने के लिए, है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम सही से काम करवाने के लिए जो है कूलिंग सिस्टम काम में आता है। अब कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का, तो एक होते हैं एयर कूल्ड इंजन या एयर कूल्ड सिस्टम, दूसरे होते हैं वाटर कूल्ड इंजन या वाटर कूल्ड, और आजकल तो ऑयल कूल्ड इंजन आने लग गए, है ना। तो अगर आपने मोटरसाइकिल का इंजन देखा होगा उसमें बहुत सारे इस प्रकार की संरचनाएं रहती है ना, तो ये एयर कूल्ड इंजन की पहचान है, जिसमें इस प्रकार की जालीनुमा संरचना इंजन के चारों तरफ। वाटर कूल्ड में क्या है, रेडिएटर लगा रहेगा, है ना, और वह इंजन के चारों तरफ एक चेंबर से होते हुए पानी गुजरेगा जो रेडिएटर में ठंडा होगा और फिर से गुजरेगा, है ना। तो इंजन के चारों तरफ अगर पानी घूम रहा हो तो वो कहलाता है वाटर कूल्ड इंजन। ऑयल कूल्ड इंजन में ऐसे ऑयल का प्रयोग किया जाता है जिसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, जो आसानी से गर्म होता ही नहीं और इंजन के टेम्परेचर को कम बनाए रखता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स की, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होने वाला है एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर BHU एग्जाम्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो
मुख्य रूप से ट्रैक्टर को 3 भागों में बांटा गया। व्हील ट्रैक्टर यानी पहिए वाले ट्रैक्टर, क्रॉवल ट्रैक्टर यानी कि जो आपके कई बार जेसीबी मशीन या टैंक के नीचे जो चेन लगी रहती है ना, उस प्रकार की चेन वाले, इनको कहते हैं क्रॉलर ट्रैक्टर्स, है ना। तीसरे होते हैं वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, जिसमें चलाने वाला पैदल चलता है। तो ये जो व्हील टाइप के ट्रैक्टर से इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिनको आप देख सकते हैं, इनमें पहिए लगे रहते हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है। क्राउलर में क्या है, वो चेन चलती है, उनमें हवा वाले पहियों का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो जिन पहियों में हवा भरी रहती है उनको न्यूमेटिक व्हील्स कहते हैं। आगे चलते हैं। ये क्राउलर ट्रैक्टर या क्रावल ट्रैक्टर्स हैं जिनमें ये चेन लगी हुई है ना, आपने कई बार देखा है। तो इस प्रकार की चेन वाले ट्रैक्टर्स ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कहें पहाड़ी इलाका या उबड़ खाबड़ ज़मीन हो। और ये होते हैं तीसरे, है ना, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर या पावर टिलर, जिनमें चलाने वाला अक्सर पैदल चलता है और जो कम ईंधन की खपत करते हैं, है ना। कई बार क्या है कि जो ट्रैक्टर्स है वो कतारों में लगी फसलों के या जो डेंस बगीचे होते हैं, पास पास पौधे लगे, वहाँ नहीं जा सकते, तो उनके लिए खास करके ये यंत्र तैयार किया गया है जिसको कहा जाता है पावर ट्रेलर, और मैं कहता हूँ कि 2 पहिए वाले ट्रैक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हील ट्रैक्टर्स, अब पहिए वाले ट्रैक्टरों की जिनमें हवा भरे पहिए या न्यूमेटिक व्हील्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो पहले कहलाते हैं आपके जनरल पर्पस ट्रैक्टर्स। ये क्या काम करेंगे, खेती में काम में आएंगे, है ना, निराई गुड़ाई, जुताई और अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। दूसरे होते हैं रो क्रॉप ट्रैक्टर्स। तो ये मुख्य रूप से, है ना, यहाँ साधारण कार्य या सभी कार्य लिख देता हूँ। दूसरे होते हैं आपके रो क्रॉप ट्रैक्टर्स। तो ये कतारों के मध्य अंतः सस्यन क्रिया या अंतःकर्षण यानी कि खरपतवार निकालने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन किए होते हैं, प्रयोग किए होते हैं, जो है ना, इनके टायर की हाइट ज़्यादा होती है, साथ ही साथ वो पतले होते हैं जिनसे आसानी से इनको फसल की कतारों के बीच में चलाएं। और तीसरे होते हैं स्पेशल पर्पस ट्रैक्टर, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। जनरल पर्पस ट्रैक्टर या साधारण ट्रैक्टर की हम बात करते हैं, है ना। तो इनके कुछ कार्य हम देख लेते हैं, जैसे प्लविंग यानी कि जुताई कार्य, सोइंग यानी कि बुआई कार्य, और हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का कार्य, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि माल ढुलाई का कार्य ये करते हैं। तो कभी प्रश्न आए कि साधारण ट्रैक्टर कौन कौन से कार्य करते हैं, तो आप इन सभी में से सही उत्तर पहचान सकते हैं। दूसरा, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लो ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि ये जो भाग है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है ज़मीन से, इसको कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, है ना। जब भी कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो जितनी ऊंचाई तक वह गाड़ी ज़मीन से या किसी हिस्से से टच ना हो जाए, इसको कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। तो साधारण ट्रैक्टरों का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है ना, दूसरे ट्रैक्टरों की तुलना में। वैसे तो कारों से तो ज़्यादा ही होता है। इंक्रीज्ड इंजन पावर, इनका जो इंजन है वो बहुत शक्तिशाली होता है ना, साधारणतः 35 से 45 हार्स पावर, है ना। इससे ज़्यादा तो फिर वो बड़े ट्रैक्टर होते हैं 55 हार्स पावर के, इससे कम तो वो फिर छोटे ट्रैक्टर होते हैं 25 हार्स पावर के। गुड एडहेशन, है ना, ये बहुत चिपक के चलते हैं ज़मीन से, है ना। इनमें जो इस प्रकार की संरचना होती है टायर में, वो ज़मीन में धंस जाते हैं, है ना। इनका ट्रैक्शन ज़्यादा होता है और चौड़े टायर, ये इनकी विशेषता है। आगे चलते हैं। रो क्रॉप ट्रैक्टर, तो ऐसे ट्रैक्टर जिनको कतारों में चलने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है उनको हम कहते हैं रो क्रॉप ट्रैक्टर, है ना। तो इट इज़ यूज फॉर रो क्रॉप कल्टिवेशन। सच ट्रैक्टर इज प्रोवाइडेड विद द रिप्लेसेबल ड्राइविंग व्हील्स ऑफ डिफरेंट थ्रेड विड्थ्स, है ना। तो इनमें अलग अलग चौड़ाई के जो सकरे टायर होते हैं या नेरो टायर, कभी प्रश्न आ जाए कि नेरो टायर का प्रयोग किया जाता है तो रो क्रॉप ट्रैक्टर्स में, है ना। इनका एक प्रश्न पहले भी बीएचयू में पूछा जा चुका है कि संघनन को कम करने के लिए, है ना, तो नेरो टायर ही उत्तर आया था उसका। आगे चलते हैं। स्पेशल पर्पस ट्रैक्टर, विशेष कार्यों के लिए बनाए गए ट्रैक्टर को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस ट्रैक्टर। जैसे ट्रैक्टर विद विंच यूनिट, यहाँ पे एक विंच यूनिट दी हुई है ना। दूसरा मल्टी ड्राइव ट्रैक्टर, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे अलग अलग पहिए लगे हुए हैं जो भारी भरकम कार्यों को करने के लिए काम में आते हैं, इनको कहते हैं मल्टी ड्राइव। और
ट्रैक्टर ऑफ गोल्फ कोर्स, तो गोल्फ कोर्स जो होते हैं वहाँ के लिए स्पेशली डिजाइन ट्रैक्टर कहलाते हैं, ट्रैक्टर ऑफ गोल्फ कोर्सेस। आगे चलते हैं, व्हील ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, तो एक जो पहिए वाला साधारण ट्रैक्टर जो हमने सब लोगों ने देखा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उनकी सिर्फ बात करेंगे ना, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। चलिए, सबसे पहला होता है उनके अंदर आईसी इंजन। अब इसका प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न आ सकता है साधारण ट्रैक्टर में किस प्रकार का इंजन पाया जाता है, तो आपको उत्तर लगाना है आईसी इंजन, अंतः दहन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन। दूसरा क्लच, क्लच का क्या कार्य है, तो गियर बदलते समय ये है ना पहियों को फ्री कर देता है, गियर बदलते समय क्लच का प्रयोग किया जाता है। कभी पूछ ले हो कि गियर का क्लच का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एक गियर से दूसरे गियर में डालने के पूर्व है ना क्लच का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है इंजन से आने वाली पावर को थोड़ी देर तक पहियों में जाने से रोक देता है। तीसरा होता है ट्रांसमिशन गियर, तो आप सब जानते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार के, और ट्रैक्टर में तो एक हैवी लोड वाला गियर होता है और एक बढ़ने वाला गियर होता है या तेज चलने वाला गियर होता है, जो सड़कों पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक साइड कछुए का निशान होता है और एक साइड खरगोश का निशान पहले होता था, है ना। तो दो टाइप के गियर होते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसमिशन गियर। एक होती है डिफरेंशियल यूनिट, तो ये एक विशेष प्रकार के है ना संरचना होती है डिफरेंशियल, और ये संरचना कब काम में आती है, आपने देखा ट्रैक्टर बहुत कम जगह में पूरा घूम जाता है। अब ट्रैक्टर अगर पूरा घूमेगा तो उसका बाहर वाला जो बड़ा पहिया है वो ज़्यादा है ना जगह कवर करेगा, जबकि अंदरूनी पहिया है जो कम दूरी तय करता है, और ये केवल डिफरेंशियल की सहायता से ही पॉसिबल है। तो डिफरेंशियल क्या काम करता है, ट्रैक्टर को घूमने में मदद करता है। मतलब ट्रैक्टर को बहुत ऐसे यूं करके घुमाना पड़ता है, क्योंकि दोनों पहिए अगर पिछले वाले बराबर दूरी तय करेंगे या दोनों साथ में घूमेंगे तो ट्रैक्टर का पलटना ही संभव नहीं। तो डिफरेंशियल जो है उनको कम जगह में घूमने। फाइनल ड्राइव है ना, तो फाइनल ड्राइव किसको कहेंगे, जहाँ से ट्रांसमिशन डायरेक्ट पहुँच रहा है पहियों तक। रियर व्हील यानी पीछे वाले पहिए, फ्रंट व्हील यानी आगे वाले पहिए, स्टीयरिंग मैकेनिज्म मतलब जो पलटाने वाला या दिशा देने वाला सिस्टम है उसको हम कहते हैं स्टीयरिंग, है ना। कुछ लोगों को ट्रैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो उन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोलिक कंट्रोल एवं हिच सिस्टम, है ना। तो हाइड्रोलिक क्या करते हैं, ट्रॉली को ऐसे उठाने का काम करते हैं ना। हमने देखा होगा कि हाइड्रोलिक का मतलब होता है द्रव शक्ति के द्वारा, है ना। तो जो जेसीबी चलती है आपकी मशीन, जिसका असली नाम है बैक हो लोडर, जेसीबी तो कंपनी का नाम है ना, तो बैक हो लोडर जो आपका चलता है या जो ट्रैक्टर की ट्रॉली ऊंची होती है वो सब हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करती है। आगे चलते हैं, ब्रेक रोकने का काम करते हैं या गति को कम करने का काम। पावर टेक ऑफ यूनिट, है ना, तो यह शक्ति को अलग करने का काम है। ट्रैक्टर की पुली जो ट्रैक्टर के पीछे लगी रहती है, और विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे है ना थ्रेशर जोड़ने का या और दूसरे प्रकार के पंप जोड़ने का काम करती है। एक होती है आपकी ड्रॉ बार, तो वो जो पीछे दो चेन में लटकी हुई जो बार होती है उसको हम कहते हैं ड्रॉ बार, है ना, जो किसी चीज़ को उठा सकती है ना, और उसके साथ ड्रॉ बार के साथ कोई भी कृषि यंत्र को जोड़ा जाता है। और एक होता है कंट्रोल पैनल। अब ये कंट्रोल पैनल ट्रैक्टर में क्या होता है ये मैं भी नहीं बता सकता। आगे चलते हैं, क्राउलर ट्रैक्टर या रेंग कर चलने वाले ट्रैक्टर्स, है ना। तो इनमें जो है न्यूमेटिक व्हील्स नहीं पाए जाते हैं, इनकी जगह चेन पाई जाती है ना, और ये ऐसे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ईंधन का खर्च करते हैं या ईंधन की खपत इनमें बहुत ज़्यादा है, इनका प्रयोग साधारणतः नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के ट्रैक्टर यानी पावर टिलर्स। तो पावर टिलर आपने देख ही लिया है, ये मुख्य रूप से छोटे ट्रैक्टर होते हैं जिनमें साधारणतः 2 या 3 ही पहिए लगे रहते हैं, है ना, और ये छोटे छोटे कृषि कार्यों को संपादित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं, इनके भी कुछ भाग देख लेते हैं। इनमें इंजन होता है, ट्रांसमिशन गियर्स होते हैं, क्लच होता है, ब्रेक होता है और रोटेटरी यूनिट होती है ना। तो इनके कम ही भाग हैं। आगे चलते हैं, ये देसी हल है। देसी हल के बारे में आप सब जानते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। ये वाला जो भाग है इसका ये कहलाता है परोठा। क्या कहलाता है, परोठा, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉग,
तो यह आधार की तरह या हल तल की तरह कार्य करता है। विभिन्न भागों जैसे आपकी शेयर यानी क्या, तो किसी हल का वह भाग जो भूमि में अंदर जाता है, शेयर यानी कि फार कहलाता है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, फार या फार। तीसरा होता है हैंडल, तो यह संतुलित रखने का काम करता है, साथ ही साथ इस पर वजन बढ़ाकर या भार बढ़ा करके हम जुताई की गहराई को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो ये हैंडल, ये साधारणतः यहाँ लगा रहता है, ये अलग से इसमें हैंडल दिया हुआ है ना। चलिए, और जो बेलों या ड्राफ्ट बार, जिसको हम जुआ या जुड़ा कहते हैं, तो ये वाली संरचना क्या कहलाती है, जुआ या जुड़ा या ड्राफ्ट बार। तो ड्राफ्ट बार से इस हल तल को या फ्रॉग को जोड़ने का काम करती है बीम, जो बांस की 2 से 3 मीटर लंबी, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं हरीश। यह पूर्णतः लकड़ी का बना होता है, जिसमें केवल एक ही भाग लोहे का होता है, जिसको हम कहते हैं शेयर या फार। ठीक है, यह वी आकार का 10 बाय 10 सेंटीमीटर का कोड बनाता है। इसका ड्राफ्ट या इसका खिंचाव 80 किलोग्राम होता है ना। 0.033 हेक्टेयर प्रतिदिन इसकी कार्यक्षमता है। आगे चलते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, है ना। तो मिट्टी पलटने वाले हल जो मुख्य रूप से मिट्टी को पलट देते हैं और एल आकार का कूड़ बनाते हैं, और ये संभव होता है इनमें जो मुड़ा हुआ जो लोहे का एक हम कहें टुकड़ा लगा रहता है, जिसको मोल्ड बोर्ड कहते हैं, है ना। आपने ट्रैक्टर वाले में देखा होगा, ये लंबा वाला टुकड़ा, है ना। तो मोल्ड बोर्ड ट्रैक्टर यानी मिट्टी को पलटने वाले हल, ये कहलाते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जो साधारणतः ट्रैक्टर से चलने वाले होते हैं। पुराने ज़माने में बैलों से चलने वाले बहुत सारे मोल्ड बोर्ड हल होते हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ भाग दिए हुए मोल्ड बोर्ड के, जिसमें इसको शेयर या फार कहा गया है ना। सबसे नीचे शेयर, फिर ये जो भाग है ये कहलाता है आपका मोल्ड बोर्ड, जो मुड़ा हुआ पंखे के समान है ना। ये फ्रॉग है जिसके ऊपर ये सभी भाग आकर के जुड़ते हैं, और ये एक लैंड साइड है जो कोड़ की दीवार से सट कर चलती है और हल को पलटने से बचाती है ना। और आगे चलते हैं, अब शेयर यानी कि फार के प्रकार। तो किसी हल का वह भाग जो मृदा में प्रवेश करता है ना, फार कहलाता है या शेयर कहलाता है। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे एक भाग कहलाता पॉइंट ऑफ शेयर या फार का मुख्य बिंदु, है ना। दूसरा कहलाता कटिंग एज या काटने वाली धार। तीसरा इसका होता है विंग, है ना, या पंखा। और चौथा होता है इसका गनल, हिंदी में भी गनल, अंग्रेजी में भी गनल। तो कोई कहे किसी फार के कितने भाग होते हैं, 4। एक पॉइंट, दूसरा कटिंग एज, तीसरा विंग और चौथा गनल। अब अलग अलग प्रकार में बहुत सारी फार आती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लिप फार है। स्लिप फार क्या है कि यह लोहे के एक ही टुकड़े से बनी रहती है ना, और शाबाश, वावा, UP1, UP2 और मेस्टन हलों में पाई जाती है। पर इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब नियमित रूप से प्रयोग करने से इसकी नोक घिस जाती है तो पूरी फार को बदलना पड़ता है। तो इसका रिप्लेसमेंट लाए स्लिप नो शेयर। इसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा ये अलग से जुड़ा होता है, ताकि घिस जाए तो केवल इसकी जो नाक है या नोज़ है उसको बदला जा सके, और ये पंजाब हल में यूज़ होती है। तीसरी होती है सिंच है, तो ये भारी भरकम हल, जैसे हम कहें मॉनसून प्लाऊ या टर्न रेस्ट हिली, उनमें प्रयोग होती है। और चौथी होती है बार या स्ट्रेट, है ना, तो ये विक्ट्री प्लाऊ में प्रयोग होती है। बार या बार पॉइंट या रॉड जो है आपकी देसी हल में प्रयोग होती है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये पंखे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जो हम साधारण रूप से देखते हैं उसको कहते हैं जनरल पर्पस, पर जहाँ पे फसल अवशेष ज़्यादा हो, जैसे कपास के, अरहर के या गहरी घास हो, उस वहाँ पे स्टबल मोल्ड बोर्ड। स्टबल का मतलब ही क्या होता है, फसल अवशेष जो बच जाते हैं ना, मक्का ज्वार के, जिनमें जड़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं स्टेबल, हिंदी में कहते हैं खापा, है ना। तो ये स्टबल कहलाते हैं। तो स्टबल के लिए स्टबल। सोर्ड और ब्रेकर, सोर्ड यानी घास वाला इलाका, तो जहाँ ज़्यादा घास हो, है ना, वहाँ पे ये पंखे फंस जाते हैं। तो ऐसा इसको झुका दिया गया थोड़ा, यहाँ देखो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। इसका प्रतिरोध कम करने के लिए इसको झुका दिया, और इसमें यहाँ धार रहती है, तो इसको कहते हैं सोर्ड और ब्रेकर, घास वाली मृदाओं के लिए। और ये होता है स्लेट टाइप का मोल्ड बोर्ड, है ना, जहाँ पे ज़्यादा
चिपचिपी मृदाएं हैं, चिपक जाती है ना, तो उसके लिए वो बुरबुरी बन के इसके बीच में से निकल जाती है, इसको कहते हैं स्लेट टाइप हो। आगे चलते हैं, हैरो या डिस्क हैरो, है ना। तो डिस्क हैरो की कार्यक्षमता सभी हैरो में ज़्यादा होती है, तो हमने पढ़ा, पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल एक्शन जो इस प्रकार से चलता है ना, एक होता है डबल एक्शन। देखो इसमें 4 लाइनों में 1 2 3 और 4 लाइनों में डिस्क लगी, तो इसको कहते हैं डबल एक्शन। पहले ये ज़मीन को ऐसे ऐसे काटता है और ये बाद वाला वापस ऐसे ऐसे काटता है, तो इसको कहते हैं डबल एक्शन। और एक होता है ऑफसेट जिसमें एक लकीर इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, तो ये डबल एक्शन का आधा भाग है, ऐसा मान के चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्पाइक टूथ हैरो, है ना, तो बहुत सारे बार्स के अंदर या रॉड्स के अंदर ऐसे स्पाइक नुमा दांतें लगा करके और एक बड़ा संरचना या बड़ा वो बनाया जाता है, और इसको कहा जाता है स्पाइक टूथ हैरो, है ना, बहुत सारे दांते वाला है। ये सभी हैरो भूमि को भुरभुरा बनाते हैं, है ना, खरपतवार निकालते हैं। ये कहलाता है स्प्रिंग टूथ हैरो, है ना, जिसमें हल्की फुल्की स्प्रिंग्स लगी रहती है। स्पाइक टूथ हैरो में क्या है कि जब कठोर मृदा या पथरीली मृदा हो तो ये स्पाइक जो है वो ज़्यादा ड्राफ्ट पैदा करते हैं या कभी कभी टूट भी जाते हैं, तो स्प्रिंग वाले फिर टूथ लगाना शुरू कर दिया ताकि कोई ज़्यादा बड़ा अवरोध आए तो स्प्रिंग मुड़ जाए और आगे बढ़ जाए, है ना। तो हैरो जो है ये पहले हमने डिस्क देखा, फिर स्पाइक टूथ देखा और स्प्रिंग हैरो। एक और है एक्मे हैरो या ACME हैरो, है ना, ऑल्सो नोन एज ब्लेड हैरो, कर्व्ड नाइफ टूथ हैरो और पल्वराइज़र। तो ये पल्वराइज़र शब्द आपने कई बार सुना होगा, है ना। तो ये ACME हैरो या एक्मे हैरो जिसको पल्वराइज़र के नाम से जाना जाता है। ब्लेड हैरो जो है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, है ना। ये थोड़ा सा जहाँ से भी मैंने मैटर लिया है वहाँ गलत लिखा हुआ था। आगे चलते हैं। ट्रायंगुलर हैरो, तो एक ट्रायंगुलर शेप या त्रिभुजाकार, है ना, फ्रेम पर विभिन्न प्रकार की दांतेदार संरचना बना के ये तिकोनिया हैरो या ट्रायंगुलर हैरो बनाया जाता है। आगे चलते हैं। पटेला, तो ये लकड़ी का एक पटिया होता है मुख्य रूप से, है ना, और इस पटिया के ऊपर यहाँ 2 हुक लगे होते हैं जिनमें चेन बांध करके इनको बेलों से जोड़ा जाता है ना, जिनको आई बोल्ट्स कहते हैं। और इसके पीछे ऐसी संरचनाएं लगी रहती है ना, जो इसके साथ पीछे घिस के चलती है और खरपतवारों को अपने साथ खींच लेती है, तो इसको कहते हैं पटेला, जो ढेले तोड़ने का काम करता है, हल्का फुल्का समतलीकरण। ये रहा आपका ब्लेड है ना। तो इसमें नीचे लोहे की एक ब्लेड लगी रहती है ना। कई बार लोग इससे मक्का के भुट्टे में से दाने निकालने का कार्य भी करते हैं। तो इसको मुख्य रूप से सोयाबीन में आप कतारों के बीच में चलता हुआ देख सकते हैं, है ना। इसको बक्खर या गुंटका भी कहा जाता है। तो बक्खर तो बड़े वाला ब्लेड वाला होता है ना, और छोटे वाला होता है ब्लेड हैरो। तो आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, है ना, इसको डोरा, कुल्पा, आउत, है ना, अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्रैक्टर ड्राउन लेवरर कम ब्लेड हैरो, तो ये जो ट्रैक्टर के पीछे सुपड़ी लगी रहती है ना, इसको कहते हैं स्क्रैपर या ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर। आगे चलते हैं। ये पावर हैरो है ना, या ट्रैक्टर ड्रॉन हैरो। तो ट्रैक्टर से चलने वाले हैरो हैं, इनमें बहुत सारे दांते एक साथ लगे होते हैं जो बड़ा क्षेत्रफल कवर करते हैं। और आगे चलते हैं। रोटरी टिलर, जिसको हम रोटावेटर के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार की गति करता है। एक तो भूमि में आगे की तरफ बढ़ता है, साथ ही साथ इसमें लगा ड्रम भी घूमता है ना। तो ये दांते भी घूमते हैं। तो ये घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी करता है। और इस कारण से जो मिट्टी है या ढेले हैं वो सारे टूट जाते हैं, अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो इसको कहते हैं रोटरी टिलर, और हम इसको रोटावेटर के नाम से। एक आता है क्लॉड क्रशर, तो ये बहुत बड़ा यंत्र है जो खेत के सभी ढेलों को बारीक पीस देता है। इसमें भी रोटावेटर जैसे बहुत सारे टाइन्स या दांते लगे होते हैं, और ये भी घूमता रहता है। आगे चलते हैं। सॉइल स्कूप, है ना। तो मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग निकालने के लिए एक सॉइल स्कूप होता है, जिसके दोनों हैंडल्स को हाथों से पकड़ा जाता है ना, और जोर से इसको ऐसे मिट्टी में मारा जाता है, उठा लिया जाता है। तो ये आपको कलर्ड फोटो यहाँ देखने को मिल रहा है।
ट्रैक्टर ड्रोन लेवलर, जो अभी हमने देखा ब्लेड हेरो के साथ साथ सोइंग या बुआई, है ना। सोइंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन एट द फील्ड, है ना। सोइंग यानी कि बुआई क्यों की जाती है, तो यह एक कला है जो बीजों को भूमि में अच्छे से रख देती है या रखने के काम में आती है ताकि अच्छे से अच्छा अंकुरण हो पाए, बुआई कहलाती है। अब एक अच्छी बुआई कैसी होना चाहिए, तो उसमें सही मात्रा में बीज पर यूनिट एरिया यानी कि इकाई क्षेत्रफल में जितने हमको पौधे चाहिए उस हिसाब से बीज डालना चाहिए। दूसरा, करेक्ट डेप्थ ऑफ सोइंग, बुआई की गहराई जो है वो सही होना चाहिए। करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन द रो टू रो, है ना, कतारों के मध्य और पौधों से पौधों के मध्य जो है सही दूरी रखी जाती है और सही बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टेयर। तो एक सही बुआई के ये 4 लक्षण हैं। आगे चलते हैं, सोइंग मेथड्स। अब बुआई की विधियों की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। पहली होती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, है ना। तो जब एक किसान, है ना, फसल के बीजों को ऐसे ऊपर से फेंक देता है तो इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग या छिड़कवा विधि, छिटकवा विधि। दूसरी होती है डिबलिंग विधि। डिबलिंग का मतलब होता है सुराख बनाकर, है ना। इसके लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उसको डिबलर कहते हैं। तो पहले ज़मीन में एक सुराख या छेद बनाया जाता है, उसके अंदर बीज डाले जाते हैं। ड्रिलिंग मेथड, तो सीड ड्रिल नामक यंत्र से जो बुआई करते हैं उसको हम कहते हैं ड्रिलिंग मेथड, है ना। सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, तो सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ की 2 विधियां हैं पुराने ज़माने में, जिसको केरा विधि और पोरा विधि कहा जाता है ना। BHU वाले से पुरानी चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। केरा विधि में क्या करते हैं कि हल आगे आगे चलता जाता है और एक आदमी हाथ से उसके द्वारा बनाए गए कूड़ में बीज डालता है ना। जबकि पोरा विधि में क्या करते हैं कि उस हल के पीछे एक चोंगा, है ना, जिसको हम नाई भी कहते हैं, लगा दिया जाता है और ये जब हल चलता है तो अब व्यक्ति बीज उस चोंगे में या नाई में या फनल में डालता है जो ऑटोमेटिक वहाँ हल के पिछले तल में जाकर बैठ जाता है। तो ऊपर वाली विधि में हाथ से नाली में बीज डाले जाते हैं, जबकि पोरा विधि में उस फनल में या उस झब्बी में, उस चोंगे के अंदर बीज डाले जाते हैं। आगे चलते हैं, डिबलर। ये रहा डिबलर, जो सुराख बनाने वाला यंत्र है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ये छोटा सा, है ना, कील नुमा संरचना है जिसके आगे एक ऐसा नुकीला भाग होता है जो मृदा में सुराख बनाता है। आगे चलते हैं, सीड ड्रिल। देखो एक डिबलर और बता देता हूँ। एक पटिया लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे, है ना, ऐसे दांतेदार संरचना या कीले लगा देते हैं या खूंटियाँ लगा देते हैं, है ना। कई बार तो प्रश्न आता है कि डिबलर एक बार में ठप्पा बन के कितने बीजों की बुआई कर सकता है। उसका आंसर आता है 27 बीज, है ना। तो एक बार में 27 सुराख। और इसके दोनों छोर पे ऐसे छेद बना देते हैं, इसको रस्सी से बांधते हैं, ऐसे ज़मीन पे डालते हैं, उस पर पैर रखते हैं और फिर निकाल लेते हैं। एक साथ 27 छेद बन जाते हैं। आगे चलते हैं, सीड ड्रिल। तो ये आपने सब लोगों ने देखा होगा, है ना। ट्रैक्टर चालित बुआई का यंत्र कहलाता है सीड ड्रिल। ये जो आपको दिख रहा है ये सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है। इसमें एक भाग में उर्वरक भरा हुआ है और दूसरे भाग में बीज भरा हुआ है ना। तो ये सीड कम फर्टी ड्रिल है। आगे चलते हैं, अब ये जो मैंने आपको बताई पोरा मेथड, है ना, इसको गोरू, नाई या पोरा भी कहा जाता है ना। ये ट्रैक्टर ड्रोन सीड ड्रिल है। ये बैलों से चलने वाली सीड ड्रिल, है ना। बैलों से चलने वाली कई सीड ड्रिल बनी, ये भी ट्रैक्टर से चलने वाली सीड ड्रिल। और आगे चलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, है ना। तो ये बीज के साथ साथ उर्वरकों को उपयोग करने के काम में भी आती है। और आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए सीड ड्रिल। देखो सीड ड्रिल से बहुत सारे प्रश्न, है ना, अलग अलग परीक्षाओं में आते रहते हैं। खास करके बड़े लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, या अगर वो एग्जामिनर, एग्ज़ाम लेने वाला कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सीड ड्रिल से पूछे। सीड ड्रिल में क्या क्या होता है। सीड ड्रिल की एक फ्रेम होती है ना, जो इस प्रकार की होती है ना। तो सीड ड्रिल की सबसे पहले फ्रेम हो गई। दूसरा सीड बॉक्स होता है जिसके अंदर बीज भरे जाते हैं। फिर सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है जो आगे हम देखेंगे, है ना। बीजों को कैसे नाप के डालें, नहीं तो क्या होगा कि सीड ड्रिल एक जगह खड़ा है, उसमें हमने बीज भर दिया और वो डायरेक्ट उस नली से जाके नीचे ढेर लग गए,
पर सीड ड्रिल जब खड़ा रहता है तो बीज नीचे नहीं गिरते हैं। वो किसके कारण? ये मीटरिंग मैकेनिज्म के कारण। फिर ड्राइव ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, किस प्रकार से वो चलता है। फरो ओपनर जो नीचे कूड़ खोदने का काम करते हैं, है ना। कवरिंग डिवाइस, पीछे हमने देखा सीड ड्रिल के पीछे एक डंडा बांध के रखते हैं, है ना, जो सभी बीजों को ढकने का काम करता है। क्लच, कई सीड ड्रिल में क्लच पाया जाता है ना, कई में नहीं पाया जाता। हिच फ्रेम एंड ट्रांसपोर्ट व्हील, तो एक जो है एक और फ्रेम रहती है इसमें इस प्रकार की, और एक रहता है ट्रांसपोर्ट व्हील जो कि इस मीटरिंग डिवाइस को घुमाने का या बीजों को गिराने का कार्य करता है। तो प्रश्न आता है कि किसी सीड ड्रिल में बीज गिरने की गति तय करता है ना, तो इसका जो पहिया होता है या एक व्हील होता है, जिसको ट्रांसपोर्ट व्हील नहीं कहेंगे हम, है ना। ट्रांसपोर्ट व्हील तो इस सीड ड्रिल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जो भारी भरकम सीड ड्रिल होते हैं उनके साथ एक पहिया भी होता है, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सीड मीटरिंग डिवाइसेस, इनकी बात कर रहा था मैं, है ना। तो ये इस प्रकार की गियर नुमा संरचना होती है जो उस सीड ड्रिल वाले पहिए के घूमने के साथ साथ घूमती है ना। तो इसमें एक बार में कुछ ही मात्रा में बीज गिरता है जो इस गियर नुमा संरचना में आ जाता है, और जब ये घूमती है तो वो नीचे उस नली के द्वारा गिर जाता है ना। तो इसको कहेंगे हम फ्लूटेड टाइप, है ना। देख लो एक बार डायग्राम अच्छे से फ्लूटेड टाइप का, है ना। साइकिल के गियर जैसा गियर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अगला है इंटरनल डबल रन टाइप, है ना। तो इसमें केवल एक पंखे नुमा संरचना होती है जो दो बराबर भागों में बटी होती है, और एक बार में घूमकर बहुत सारे बीजों को नीचे गिरा देता है। आगे चलते हैं, ये कप फीडिंग टाइप। तो इसमें छोटे छोटे कप नुमा संरचना होती है जिनके अंदर बीज भरे होते हैं, और जब ये घूमते हैं तो वो बीज जो है वो उन फनल्स में गिर जाते हैं, जिससे वो हल तल के यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो इसको हम कहेंगे कप मैकेनिज्म। प्लांटर, तो प्लांटर जो है वह एक प्रकार का बुआई का यंत्र है, पहली बात, है ना। कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा बुआई का यंत्र, तो प्लांटर भी बुआई का यंत्र है। दूसरा, ये जो बड़े बड़े बीज आते हैं, है ना, बोल्ड सीडेड क्रॉप जो है आपकी, जैसे मूंगफली हुई या बड़े वाले चने हुए, इनकी बुआई का कार्य करता है। साथ ही साथ पोटैटो प्लांटर यानी कि आलू की बुआई का यंत्र, मेज प्लांटर यानी कि मक्का की बुआई का यंत्र, और कॉटन प्लांटर यानी कि कपास की बुआई का यंत्र। तो प्लांटर जो है वो अधिक दूरी पर बोए जाने वाले बड़े बीजों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र है ना। अब ये काम क्या क्या करता है, तो यह भी सीड ड्रिल की तरह फरो ओपन करता है यानी कि कूड़ बनाता है, मीटर सीड यानी नाप कर बीजों की बुआई करता है ना। टू डिपॉजिट द सीड इन द फरो, बनाए गए कूड़ में बीजों को गिराता है ना। टू कवर द सीड, बीजों को ढक देता है ना, ताकि उनमें अंकुरण हो पाए। आगे चलते हैं, ट्रांसप्लांटर, है ना। तो प्लांटर क्या करता है, बीजों की बुआई, पर ट्रांसप्लांटर जो है वो पौधों की ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई का कार्य करता है। तो प्लांटर और ट्रांसप्लांटर में इतना अंतर है कि प्लांटर बीजों की बुआई करता है ना, चाहे वो आलू के ही क्यों ना हो, परंतु ट्रांसप्लांटर जो है वो पौधरोपण का काम करता है ना, खास करके धान का। यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसप्लांटर इज इक्विपमेंट यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग मैट टाइप पेडी सीडलिंग्स इन द मेन फील्ड। तो जो आप छटाई नुमा नर्सरी, पहला प्रश्न तो ये आता है बहुत महत्वपूर्ण, ये किससे संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है ना। मैट टाइप नर्सरी, केवल मैट टाइप नर्सरी में उगाए गए पौधे ही प्लांटर की सहायता से बुआई किए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ये देखो राइस ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, एक ही यंत्र पे 4 लोग मिलके एक साथ इतनी कतारों में ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। ये भी ट्रांसप्लांटिंग का ही दृश्य है, ये एक यंत्र है ट्रांसप्लांटर, है ना। बहुत छोटे छोटे फोटोग्राफ्स मिले मुझे। आगे चलते हैं, इम्प्लीमेंट्स फॉर इंटरकल्चरल ऑपरेशन, है ना। इंटरकल्चरल या अंतःकर्षण, जब फसलों की 2 कतारों के मध्य में कोई कार्य किया जाता है तो इसको हम कहते हैं इंटरकल्चर, है ना, या इंटर कल्टीवेशन। तो हैंड हो, है ना, तो ये हैंड हो है, एक प्रकार का फावड़े नुमा संरचना है ना, और इस तरफ थोड़ा सा तीखा हो, तो अलग अलग प्रकार के हैंड हो, इधर दूसरे प्रकार की संरचना। हो कम रेक,
तो ये जो दांतेदार संरचना है इसको हम कहते हैं रेक, और नीचे वाली संरचना को हमने क्या कह दिया, हो, है ना। तो प्रश्न आता है फील्ड रेक। अब फील्ड रेक आपने देखी है, जिसको हम साधारणतः दंताली कहते हैं, है ना, उसमें से। और इसके भी क्या काम है, तो इसके वही काम है जो हैरो के काम, है ना, ढेले तोड़ना, बीज मिलाना, खाद फैलाना, भूसा भरना, ये सारे फील्ड रेक, हिंदी में भी फील्ड रेक ही, है ना, या दंताली। अब दंताली तो पूछेगा नहीं, फील्ड रेक ही पूछेगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो रेक कहलाती है, और ऐसा जो यंत्र है वो फील्ड रेक कहलाता है। लॉन्ग हैंडल्ड वीडर, है ना, लंबे हत्थे वाले। तो एक स्टार वीडर आता है और एक पेग टाइप आता है। स्टार टाइप के में से सितारे नुमा संरचना बनी रहती है ना, और ये स्टार व्हील टाइप का है। इससे संबंधित एक और होता है कोनो वीडर। तो प्रश्न आता है कोनो वीडर का प्रयोग किया जाता है पानी भरे धान के खेत में। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अंकल जी यहाँ पे धान के खेत में पानी भर के और कोनो वीडर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ना, जिसमें एक ड्रम ऐसा और दूसरा ड्रम उसके विपरीत दिशा में कुछ इस प्रकार का है ना, इसको कहते हैं कोनो वीडर। और आगे चलते हैं, कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग लोडेड टाइन्स। ये जो निचला हिस्सा है ये कहलाता है टाइन्स, है ना, और यहाँ पे लगी स्प्रिंग, ताकि कोई भारी भरकम रुकावट आए तो वो टाइन्स थोड़ी सी पीछे खसक जाए, है ना, नहीं तो पूरा ट्रैक्टर एक साथ लोड पे आ जाता है, कभी कभी टाइन्स टूट भी जाती। तो इसमें स्प्रिंग लगा दी, तो ये स्प्रिंग टाइन वाला कल्टीवेटर होगी। ये है रिजिड टाइन्स वाला कल्टीवेटर। रिजिड का मतलब ठोस, स्थिर, है ना, तो ये मुड़ने वाली नहीं है, ना ही पीछे हिलने वाली। तो ये तो आपने देखा होगा, है ना, कल्टीवेटर। आगे चलते हैं, हो। तो हो कई प्रकार के यंत्र है जो कतारों के बीच में अंतःकर्षण क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका बड़ा रूप हैरो कहलाता है। हो क्या है, सिंगल रो में काम करता है ना, सिंगल कतार में, दो फसलों की एक कतार के बीच में काम, दो कतारों के बीच में काम करता है ना, हो। जबकि कई सारी कतारों के बीच में काम करने के लिए हैरो का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जूनियर हैरो का एक दृश्य आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, शर्मा हो, सिंह हो, नैनी हो, खुरपी, कुदाली, फावड़ा, ये सब हो कहलाते। अब टिलर की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका इंजन ऑपरेटेड रोटरी टिलर, जिसमें चलाने वाला पैदल चलता है और उसके हाथ में दोनों हैंडल्स रहते हैं जिनमें क्लच और ब्रेक पाए जाते हैं। जबकि ये हो गया रोटरी टिलर, जिसको हम रोटावेटर के नाम से जानते हैं, है ना, सब जानते हैं आप लोग, आजकल काफ़ी प्रचलन में है रोटावेटर। और आगे चलते हैं, अब स्प्रेयर्स की बात करते हैं। कई बार वो स्प्रेयर के प्रश्न पूछता है जो हमको कहीं से कहीं तक हवा ही नहीं लगती। तो ये हैंड हेल्ड स्प्रेयर है ना, जिसको हाथ से उठाया जा सकता है। नोजल एंड पंप ऑफ हैंड, तो ये तो कटिंग बनाने वाले बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं इसका। बैकपैक स्प्रेयर, जिसको कंधे पे हम टांग सकते हैं ना, पीठ वाली छिड़काव का यंत्र। नैपसैक हैंड स्प्रेयर, तो ये जो इस प्रकार का हमको दिखाई देता है ये नैपसैक स्प्रेयर कहलाता है ना। फिर स्टेनलेस स्टील वाला या ब्रास वाला, पीतल का, है ना, ये स्टील का वो पीतल का, और ये भी क्या है, पीतल वाला, है ना। पुराने ज़माने में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। चलो आगे चलते हैं, ये स्टिरअप स्प्रेयर है ना। तो इसमें एक बहुत लंबी नली होती है ना, और यहाँ से इसको पंप करते रहते हैं, जिससे नली में प्रेशर बढ़ जाता है। जिस तरह से हम कार धोते हैं ना, उस प्रकार थोड़ा कम प्रेशर रहता है। रोकलर स्प्रेयर है ना, तो इसमें भी इस प्रकार से इस हैंडल को ऐसे पीछे पीछे करते हैं, तो इसमें प्रेशर बनता है जो आगे जाके काम। और ये हैंड कंप्रेशन है ना, तो इसका यहाँ हैंडल यहीं लगा रहता है, इसको ऐसे करके पंप करना पड़ता है। तो ये भी पुराने प्रकार के स्प्रेयर से। पेडल ऑपरेटेड, इसमें एक पेडल लगा रहता है, जैसे वो पाँव से हवा भरने वाला पंप आता था ना पहले, जिसमें पाँव से हवा भरती, इस तरह से इसमें पेडल लगा रहता है, और लंबी नली होती है काफ़ी, जो दूर दूर तक स्प्रे कर सकती है। ये होता है आपका पावर स्प्रेयर, जिसमें यहाँ पे पेट्रोल भी डलता है और एक छोटा सा इंजन लगा रहता है जो प्रेशर बनाने का काम करता है ना। ये भी पावर स्प्रेयर है आपका, नैपसैक कम का पावर स्प्रेयर। आगे चलते हैं, हाई पावर पंप और स्प्रेयर। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्प्रेयर जो ट्रैक्टर के पीछे। नैपसैक किसको कहेंगे कि एक टंकी में पहले हवा कंप्रेस होगी, है ना, और वो हवा और वो जो आपका स्प्रे करने वाला जो लिक्विड है, दोनों मिलकर फुहारे बनाए, इसको कहते हैं नैपसैक, है ना।
जबकि ये जो पावर स्प्रेयर ये क्या करेगा, डायरेक्ट पावर के कारण फेंक देगा, मतलब इसमें कहीं भी हवा संपीड़ित या कंप्रेस्ड एयर नहीं होती। जबकि नैपसैक का मतलब ये है हवा को संकुचित करना। आगे चलते हैं। ये ट्रैक्टर माउंटेड फील्ड स्प्रेयर है ना, जो एक साथ बहुत सारे कतारों में एक साथ स्प्रे का कार्य करते हैं। और ये है टेलर टाइप ऑर्चर्ड स्प्रेयर, तो इसमें बहुत बड़ा पंखा लगा रहता है जो बहुत दूर दूर तक जो है स्प्रे कर सकता है और ख़ास करके बगीचों में प्रयोग किया जाता है। और आगे चलते हैं। ये है मोटराइज्ड नैपसैक स्प्रेयर, मतलब एक मोटर लगी रहती है ना, और बाकी नैपसैक स्प्रेयर की तरह। आजकल तो इलेक्ट्रिक स्प्रेयर्स आते हैं जिनको चार्ज कर लो और आसानी से प्रयोग करो। और आगे चलते हैं। ये है डस्टर्स, तो जो भी आपके है ना पेस्टिसाइड, चाहे वो खरपतवारनाशी हो चाहे वो कीटनाशी हो, है ना, अगर कोई भी रसायन आपका डस्ट के रूप में या धूल के रूप में मिलेगा, है ना, तो बुरखाव या भुरकाव जहाँ लिखा रहता है वो सब इन्हीं यंत्रों की सहायता है ना। इसमें पाउडर भर दिया जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है। इसके अंदर एक हैंडल रहता है जिसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है ना, तो उसकी सहायता से हवा, जैसे पुराने ज़माने में चाय बनाने वाले से घुमाते थे तो हवा जाती थी, है ना, लुहार लोग प्रयोग करते हैं खास करके। तो ऐसे तेज़ हवा के साथ वो धूल उड़ती है, पूरे खेत में बिखेर देते हैं। तो धूल का प्रयोग या डस्ट रूप में प्रयोग करने के लिए आपका डस्टर का प्रयोग होता है। एरियल डस्टिंग है ना, तो जहाँ पे बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं खास करके विदेशों में, वहाँ पे छोटे छोटे हवाई जहाज या तो उनके पर्सनल होते हैं, किराए से लेके और डस्ट उड़ा दी जाती है। अब हार्वेस्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, कटाई के यंत्र है ना, तो सबसे पहले तो आपका हंसिया, जिसको सिकेल या दरांता भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर की तरफ इसमें धार होती है। आप में से काफ़ी लोग 99% लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं ना। यहाँ पे एक लकड़ी का हत्था लगा रहता है। खुरपी में धार बाहर की तरफ होती है, उसका हत्था कुछ इस प्रकार का होता है ताकि चलाने वाले को कभी चोट ना लगे। तो इस प्रकार का जो आपको दिखाई देगा ना, उसको कहेंगे खुरपी, जिसकी धार बाहर की तरफ, जबकि हंसिया या दरांता उसमें अंदर की तरफ धार होती है। आगे चलते हैं। यह है पेडी हार्वेस्टर है ना, तो इसमें ये धान को काटने के लिए बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हैं, रीपर भी कहा जाता है इसको, है ना। ये भी पेडी हार्वेस्टर है। कंबाइनर हार्वेस्टर, ये व्हीट वाला कंबाइनर हार्वेस्टर है। तो कई बार प्रश्न आता है कंबाइनर हार्वेस्टर काम क्या क्या करता है। तो देखो यहाँ ये कटाई कर रहा है, फिर ओसाई कर रहा है ना, मढ़ाई कर रहा है। थ्रेशिंग जो होती है ना, दाने और बीज को ऐसे कुचल के अलग अलग करना, दाने और भूसे को कुचल के अलग अलग करना, ये कहलाता मढ़ाई या थ्रेशिंग, है ना। जबकि हवा की सहायता से भूसे को उड़ाना विनोइंग कहलाता है। तो ये हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग सब काम कर देता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये स्ट्रॉ रीपर इन व्हीट, तो ये सिर्फ काटने का काम करता है ना। रीपर का काम क्या है, सिर्फ काटना, जबकि कंबाइनर का काम क्या है ना, ये काट काट के ऐसे अंदर की तरफ वो जो गेहूं की बालियां हैं उनको ट्रॉली में डाल देता। तो रीपर का काम सिर्फ काटना वाला, और वो भी सिर्फ अनाज वाली फसलों, है ना। प्रश्न आता है पुलमैन थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है अरहर, पिजन पे, रेड ग्राम की थ्रेशिंग के लिए पुलमैन। ये डिबलर है ना, तो ये हाथ से छेद बनाने के लिए एक हैंडल वाला डिबलर बताया गया है यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग नाइफ, तो ये देख लो साधारण चाकू की तरह दिखाई देने वाला एक ग्राफ्टिंग नाइफ है जो ग्राफ्टिंग में प्रयोग किया जाता है ना। इसके आगे एक पॉइंटेड नोज होती है जो किसी भी पौधे में किसी भी प्रकार का कट लगा सकती है। ये भी ग्राफ्टिंग नाइफ है ना। इनके आगे तेज नोक होती है, जबकि बडिंग नाइफ जो है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, है ना। ये ऐसे अंदर से कुछ छाल निकालने के लिए, कलिका निकालने के लिए अलग अलग प्रकार की आकृति, ये इनके असली क्षेत्र हैं बडिंग नाइफ्स के। हैंड ऑपरेटेड बेंच ग्राफ्टिंग है ना, तो ये वी शेप का जो कट लगा देता है डायरेक्ट, ये चिप बडिंग या ग्राफ्टिंग करने के लिए, है ना। तो ये अलग अलग आकार के कट लगाने के लिए यंत्र आते हैं। ये फुट ऑपरेटर ब्रांच ग्राफ्टिंग टूल है ना, तो इसमें ऐसे पाँव से मार के और
विभिन्न प्रकार की ग्राफ्टिंग के लिए पौधों को तैयार किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के कट लगाने वाले यंत्र हैं। आगे चलते हैं, ये है प्रूनिंग शीयर, है ना। ये इस प्रकार से इसमें बीच में बहुत तेज़ धार होती है, तो ये किसी भी शाखा को काटने के काम में है। ये फोल्डिंग प्रूनिंग सॉ का मतलब होता है आरा या आरी, है ना। तो जिसमें इस प्रकार की संरचना रहती है। फोल्डिंग का मतलब घड़ी हो जाती है ना। ये ग्राफ्टिंग टेप, तो यहाँ कुछ चाइनीज़ में लिखा है, मैं चाइना का घोर विरोध करता हूँ, है ना। पर ये टेप जो है बहुत काम में आती है। जब हम दोनों भागों को जोड़ देते हैं ग्राफ्टिंग में, तो उसको कवर करने के लिए जो है वो टेप का प्रयोग किया जाता है, जिसको ग्राफ्टिंग टेप कहते हैं। पोटैटो प्लांटर, है ना। तो ये आलू की बुआई का काम करता है। कुछ इस प्रकार का बड़ा भारी भरकम प्लांटर है ये, जो रिज भी बना रहा है, साथ में सोइंग भी कर रहा है। 2 रो वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर, जो 2 कतारों में एक साथ सब्जियों के पौधे लगा, है ना। ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड पोस्ट होल डिगर हाइड्रोलिक ड्राइव, जो हाइड्रोलिक ताकत से सीधे छेद बना देता है भूमि में, है ना। चाहे आपको तार फेंसिंग के लिए पोल या खंबे गाड़ना हो, तो उसके लिए छेद बनाने का काम करने वाली मशीन, है ना। एक हाथ से चलाने वाली भी आती है ना। कभी कभी इसमें एक सीधा डंडा लगा रहता है, जो नगर निगम वाले लोगों की छतें तोड़ने के लिए या बनी बनाई सड़कों की खुदाई के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। फ्रूट हार्वेस्टर, ये मैनुअल टाइप, है ना। तो ये फल तोड़ने का यंत्र है। इसमें आसानी से ऐसे झटका मारो तो एक फल गिर जाता। मतलब पेड़ में बहुत सारे फल लगे हो तो ये ब्रश टाइप का है। ये क्या करता है, ऐसे घूम जाते हैं सारे ब्रश, तो जितने भी फल होते हैं वो सब इसमें टकरा के नीचे गिर जाते हैं, है ना। और यहाँ नीचे एक ट्रे या बरसाती टाइप की संरचना, कपड़ा या तेली लगी रहती है, जो इसको कलेक्ट कर लेती है। तो ये इसको कहते हैं कैनोपी शेकर मतलब, है ना, उनको झंझोड़ देने या झकझोड़ देने वाला यंत्र, ठीक है। तो ब्रश टाइप का है। और कैनोपी शेकर यानी कि जो वायवीय भाग पौधे को उनको झकझोड़ देता है ताकि फल गिर जाए। टर्मरिक हार्वेस्टर, ये हल्दी की खुदाई करने वाला एक यंत्र है ना। पोटैटो डिगर भी कुछ इसी प्रकार का आता है, जिसमें आगे ऐसे दांते लगे रहते हैं और पीछे एक बहुत बड़ी जाली लगी रहती है, और उस जाली में से मिट्टी नीचे गिर जाती है पहले और बाद में आलू गिर जाते हैं। और आगे चलते हैं, ये लैंड लेवलर का काम क्या है, भूमि को समतल करना, ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने के लिए जो भी यंत्र प्रयोग होता है उसको कहते हैं लैंड लेवल। तो इस ऊपड़ी को हम तीसरी बार देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और आगे चलते हैं, ये एग्रीकल्चरल लेज़र लैंड लेवलर। तो लेज़र लैंड लेवलर क्या करता है, लेज़र लाइट की सहायता से बहुत अत्यधिक शुद्धता के कारण, है ना, यह प्रश्न पूछा हुआ है, अत्यधिक शुद्धता से लेवलिंग करने वाला यंत्र है लेज़र लेवलर, है ना। इसमें लेज़र लाइट की सहायता से बिल्कुल बराबर प्लेन सरफेस प्राप्त किया। और आगे चलते हैं, प्रिसीजन लेज़र एंड लैंड लेवलर। तो ये भी देखो, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसने प्रिसीजन से लेवल किया। ये है स्क्रैपर फॉर डर्ट मूवमेंट। तो ये बहुत सारी भारी मात्रा में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, खासकर ऐसी पुरानी कच्ची सड़कों पे जहाँ पे कीचड़ जमा हो जाता था, है ना। तो वहाँ से डर्ट हटाने का काम करता है। और ये लेवल किया हुआ देखो लेज़र लैंड लेवलर का यहाँ पे कार्य हमने दिखाया है। और आज की आखिरी स्लाइड, है ना, ये बॉक्स टाइप का स्क्रैपर जो ट्रैक्टर से चलता है ना। तो ये इधर से मिट्टी को कलेक्ट करता है। तो ये बॉक्स टाइप का स्क्रैपर यानी कि खोरचने का यंत्र। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों की सिर्फ सामान्य जानकारी थी, है ना। अगर भगवान ने चाहा इसमें से प्रश्न आया तो आप मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको एक आध बार देखना है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।